हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 1 मई 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मिशन के तहत भारत सरकार ने शहरी नदी पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना 2025 को मंजूरी दी है? ए नमामि गंगे मिशन, बी स्मार्ट सिटी मिशन, सी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, डी जल जीवन मिशन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। देखिए, सतत शहरी नदी प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने रिवर सिटीज अलायंस के तहत एक्शन प्लान 2025 को मंजूरी दी है। देखिए, अगला प्रश्न है, आईपीएल 2025 में केवल 35 गेंदों में शतक लगाने वाले 14 वर्षीय युवा क्रिकेटर का नाम क्या है? ए आयुष यादव, बी वैभव सूर्यवंशी, सी अर्जुन मेहता, डी करण देवगन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी। देखिए, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 28 अप्रैल 2025 को भारतीय क्रिकेट ने एक असाधारण प्रतिभा का उदय देखा। महज अपने तीसरे आईपीएल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी पारी खेली जो इतिहास में दर्ज हो गई। गुजरात टाइटंस के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ दिया, जिसमें 7 चौके और 11 छक्के शामिल हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए CNR राव और मनोज कुमार, बी अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा, सी राकेश शर्मा और अमित सेन, डी संजय गुप्ता और अश्विनी कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। देखिए, राष्ट्रीय अभिलेखागार और वाणी प्रकाशन के सहयोग से 30 अप्रैल 2025 को पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन का विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक के लेखक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा हैं, जिन्होंने भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के अद्भुत जीवन और विरासत को गहराई से प्रस्तुत किया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ान योजना को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 8 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8 वर्ष। देखिए, उड़ान योजना का उद्देश्य आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना है। यह योजना टियर 2 और टियर 3 शहरों को बड़े शहरों से जोड़कर क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन किस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था? ए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सी उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, डी रोबोटिक्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग। देखिए, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इस मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी और इसका मकसद भारत की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना है। देखिए, अगला प्रश्न है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने जीत दर्ज की है? ए जस्टिन ट्रूडो, बी मार्क कार्नी, सी एंड्रयू शीर, डी जगमीत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्क कार्नी। देखिए, एक ऐतिहासिक चुनावी परिणाम में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कनाडा के संघीय चुनाव में जीत की घोषणा की है, जिससे उनकी लिबरल पार्टी को लगातार चौथी बार सत्ता मिली है। तो बच्चों, बात हुई है कनाडा देश की। अब कनाडा देश से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए, देश का नाम है कनाडा और यहाँ की राजधानी है ओटावा। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी और अभी ये हाल ही में बने हैं। इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था जस्टिन ट्रूडो। देखिए, मुद्रा है यहाँ की कनाडाई डॉलर और मुद्रा कोड है CAD। प्रतीक है डॉलर या कनाडाई डॉलर। और भाषाएं यहाँ पे अंग्रेजी और फ्रेंच, और ये दोनों आधिकारिक भाषाएं हैं कनाडा की। और महाद्वीप है उत्तर अमेरिका, जिसे इंग्लिश में नॉर्थ अमेरिका भी कहते हैं। तो बच्चों, ये कनाडा देश से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने देख लिया। अब हम बढ़ते अपने वीडियो में आगे की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस बैंक के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण बढ़ाने के लिए समझौता किया है? ए SBI,
बी HDFC बैंक, सी कोटक महिंद्रा बैंक, डी एक्सिस बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, भारत सरकार के कॉरपोरेट मंत्रालयों के मंत्रालय के अधीन कार्यरत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप से स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य कोटक के व्यापक भौतिक और डिजिटल नेटवर्क का उपयोग करके जिम्मेदार निवेश, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव और निवेशकों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संदेशों का प्रसार करना है। देखिए, अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा गठित नई अंतर मंत्रालयी समिति किस मिशन के मसौदे को तैयार करने के लिए है? ए आत्मनिर्भर भारत मिशन, बी राष्ट्रीय डिजिटल मिशन, सी राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, डी मेक इन इंडिया 2.0। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। देखिए, मेक इन इंडिया पहल को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है, जो एक नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए रूपरेखा तैयार करेगी। इस मिशन की घोषणा पहली बार फरवरी 2025 के केंद्रीय बजट के दौरान की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना है। देखिए, अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितनी मासिक वृद्धि दर्ज की गई है? ए 2%, बी 3%, सी 4%, डी 5.5%। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3%। देखिए, भारत की फैक्ट्री उत्पादन दर, जिसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के माध्यम से मापा जाता है, मार्च 2025 में मामूली रूप से 3% बढ़ी, जो फरवरी के 6 महीने के निचले स्तर से थोड़ी बेहतर रही, लेकिन पिछले वर्ष की 5.5% वृद्धि से कम रही। देखिए, अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध तबला वादक की स्मृति में डाक टिकट जारी किया जाएगा? ए पंडित रविशंकर, बी उस्ताद जाकिर हुसैन, सी पंडित चतुरलाल, डी अल्लाह रखा खान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंडित चतुरलाल। देखिए, डाक विभाग जल्द ही प्रसिद्ध तबला वादक पंडित चतुरलाल की जन्मशती के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी करेगा। यह विशेष श्रद्धांजलि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करती है। तो बच्चों, यहाँ पे बात हुई है भारतीय वादकों और वाद्य यंत्रों की। तो यहाँ पे कुछ वाद्य यंत्र और उनके वादकों के नाम हैं, एक बार इनको देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन जाए। देखिए, फर्स्ट है पंडित रविशंकर, जो सितार से संबंधित हैं। अगले हैं उस्ताद अमजद अली खान, ये सरोद से संबंधित हैं। अगले हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, जो बांसुरी से संबंधित हैं। अगले हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर से संबंधित हैं। अगले हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई से संबंधित हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां, तबला से संबंधित हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन, तबला से संबंधित हैं। उस्ताद विलायत खान, ये सितार से संबंधित हैं। अगले हैं पंडित निखिल बनर्जी, ये सितार से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं लालगुड़ी जयरामन, ये वायलिन से संबंधित हैं। अगले हैं एल सुब्रमण्यम, वायलिन से संबंधित हैं। अगले हैं उस्ताद अली अकबर खान, ये सरोद से संबंधित हैं। अगले हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट, ये मोहन वीणा से संबंधित हैं। अगले हैं बाल मुरली कृष्णा, ये वायलिन और गायन से संबंधित हैं। अगले हैं TN कृष्णन, ये वायलिन से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने भारतीय वादकों और उनके वाद्य यंत्रों को जाना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है, सिंधु नदी प्रणाली किस क्षेत्रीय पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ए सिर्फ परिवहन, बी शहरीकरण, सी सभ्यता, कृषि और जल विद्युत, डी केवल पर्यटन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सभ्यता, कृषि और जल विद्युत। देखिए, सिंधु नदी प्रणाली दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से एक है, जो मानव सभ्यता को आकार देती है और आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं और पर्यावरण को प्रभावित करती रहती है। तो बच्चों, यहाँ बात हुई है सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इनको हम देख लेते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में सिंधु नदी जल समझौता बहुत ट्रेंडिंग में था। तो हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन जाए। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, सिंधु जल संधि, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, यह जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुई और इसमें मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई।
भारत की ओर से उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर हस्ताक्षर किए और पाकिस्तान की तरफ से इस पर हस्ताक्षर अयूब खान द्वारा किया गया। सिंधु नदी प्रणाली यानी सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां शामिल हैं। पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। पूर्वी नदियों में आती है सतलज, व्यास और रावी, और पश्चिमी नदियों में आती है सिंधु, झेलम और चेनाब। अब समझौते के अनुसार जब बंटवारा हुआ तो भारत के अधिकार क्षेत्र में आई पूर्वी नदियां, जिसमें सतलुज, व्यास और रावी थी। पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में जो आई वह थी पश्चिमी नदियां, जिसमें सिंधु, झेलम और चेनाब। भारत इन नदियों पर सीमित सिंचाई, पनबिजली और घरेलू उपयोग के लिए निर्माण कर सकता था। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखना, युद्ध की संभावना को कम करना और दोनों देशों के बीच जल विवाद को सुलझाना है। अब भारत का कदम देखते हैं। सिंधु जल संधि निलंबित। तो यह जल संधि क्यों निलंबित हुई? क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव यानी जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। इसके जवाब में भारत ने 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जो 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित हुई थी। भारत का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा लगातार आतंकवाद का समर्थन और संधि की शर्तों का उल्लंघन इस निर्णय के पीछे का मुख्य कारण है, और पाकिस्तान ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत के इस कदम को हम युद्ध का कार्य यानी एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान ने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को उठाने की योजना बनाई है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्रों को बंद कर दिया और भारत के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने 1 मई 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे सबको देख लिया, और यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।